उपचुनाव को लेकर यूपी में सियासी संग्राम तेज हो गया है। बटेंगे तो कटेंगे के मुद्दे पर पोस्टर वॉर के बाद दोनों पार्टियों ने रैलियों में अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। बीजेपी की ओर से सीएम योगी ने खुद प्रचार की कमान संभाल ली है। आज पश्चिमी यूपी में योगी ने 3 चुनावी जनसभाएं की और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। महिला अपराध पर उन्होंने कहा कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। मुरादाबाद के कुंदरकी में रैली के दौरान सीएम योगी ने कहा कि एसपी और कांग्रेस में अब तलाक हो गया है। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। देश के अंदर मैसेज साफ होना चाहिए, संदेश साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। हमें गुंडे और दंगाई नहीं चाहिए, हमें अराजक तत्व नहीं चाहिए, विकास के बैरियर को हटाने वाले लोग चाहिए। कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को हिंदू त्योहारों से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस इस मुद्दे पर क्यों चुप है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करे। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले। क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के इस मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। और बहनों और भाइयों, उसी का आह्वान करने के लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। इस समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। इन्होंने झूठ बोल करके लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया था। उस समय इन्होंने अनर्गल प्रलाप किए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का कुत्सित कार्य किया था। सीएम योगी ने आज पश्चिमी यूपी में 3 चुनावी रैलियां की है। पहली रैली मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में की गई है, तो दूसरी रैली मुरादाबाद के कंदरकी विधानसभा में की गई है और तीसरी रैली गाजियाबाद सदर इलाके में की है। तीनों रैलियों पर योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने 30 मंत्रियों को प्रभारी मंत्री के तौर पर तैनात किया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 13 नवंबर की बजाय अब 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। वहीं चुनावी रैलियों में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला तो जवाब में अखिलेश यादव ने भी
ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती है वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छिपा सकती है। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही, 9 की 9। ये ट्वीट है जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है। पोस्टर वॉर इस वक्त लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। वहीं फकरुल हसन चांद जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी सीएम योगी के हमलों का जवाब देते नजर आए हैं। महिला अपराध को लेकर एसपी ने बीएचयू रेप कांड का जिक्र किया है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। वो भाजपा समाजवादियों पे आरोप लगा रही है जो कुलदीप सेंगर को बचाने का काम करती है। माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई होती है। वो भाजपा समाजवादियों पे आरोप लगा रही है जो बीएचयू के भाजपा आईटी सेल के सदस्यों को बचाने का काम करती है। वो भाजपा आरोप लगा रही है जो चिन्मयानंद का मुकदमा वापस लेती है। वो भाजपा आरोप लगा रही है जो बलात्कारियों की सजा माफ करती है, बलात्कारियों को पैरोल देती है। समाजवादियों पे आरोप लगा देने से भाजपा के पाप वो छुपने वाले नहीं है, कम होने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती रहेगी। और लखनऊ से हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अखंड प्रताप शाही जुड़ गए हैं। सीधा रुख करते अखंड का। अखंड, एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पोस्टर वॉर, जुबानी जंग, ट्विटर पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आने वाली 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसकी कहानी एक तरह से लगातार लिखी जा रही है। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है और जंग चूंकि ज़बानी भी है, ज़मीनी भी है और यूं कहा जाए तो पोस्टर पे भी है, तो हर जगह जंग दिख रही है और जंग का असर दिख रहा है। दरअसल ये सारी जद्दोजहद जीत के लिए है। जीत या तो समाजवादी पार्टी अपने आप को दोहराना चाहती है जैसा कि उसने लोकसभा चुनावों में किया है, और दूसरी तरफ बीजेपी 2017, 2019 को दोहराने की 2017 और 2022 को दोहराने की कोशिश में है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस सबके बीच में जिस तरीके से जुबान चल रहे हैं, जिस तरीके से नारे लिखे जा रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे पे पलटवार और वार हो रहा है, वो अपने आप में दिलचस्प बनाता है इसको। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उस नारे से आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी को, चूंकि उत्तर प्रदेश में थे और उत्तर प्रदेश में उन्हें बतौर मुख्यमंत्री भी अपने आप को पेश करना था, और साथ में जो बीजेपी के स्टार चुनाव प्रचारक के तौर पे भी वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे थे। वो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चीजें रही हैं, पिछले समाजवादी पार्टी सरकार में क्या कुछ चीजें थी और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राज में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था, महिलाओं के साथ अत्याचार की बातें सामने आ रही थी, अपराध की बातें सामने आ रही थी। तो ऐसे में अपराध को हथियार बनाया उन्होंने, आंकड़ों को हथियार बनाया और उसके बाद समाजवादी पार्टी पे हमला बोला। समाजवादी पार्टी पे हमला बोलने के बाद जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी की तरफ से ये रिएक्शन आना था। ये चुनाव प्रचार का आज आगाज किया था मुख्यमंत्री ने, ये ज्यादा महत्वपूर्ण था समझना, और ये वजह थी कि एक दिन में 3 जनसभाएं उन्होंने की। 3 जिलों की बात अगर कर ले तो चाहे वो मुजफ्फरनगर की हो, मुरादाबाद या फिर लखनऊ या फिर गाजियाबाद की। जी अखंड, यही बड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है कि ताबड़तोड़ रैलियां एक ही दिन में एक के बाद एक 3 कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। अलग अलग मंत्रियों को प्रभारी बनाया जा रहा है। पूरी तैयारी, मतलब उपचुनाव को भी कितने जोर शोर के साथ जिसका चुनाव प्रचार किया जा रहा है, वो किसी को अगर देखना हो तो भारतीय जनता पार्टी को देखे इस मामले में। तो बिल्कुल, सत्ता में होने के बावजूद अपनी ताकत में किसी भी तरीके की कोई ढील नहीं देना चाहते मुख्यमंत्री, और उसी तरीके से बीजेपी भी उसी पैटर्न पे चल रही है। बीजेपी चूंकि अपने जो काडर बेस जो है बीजेपी का, जो लोकसभा चुनाव में कहीं कमजोर होता हुआ दिखाई दिया था, उसमें जोश भरने की भी लगातार कोशिश हो रही है। यही वजह है कि पहले मंत्रियों की जब वो टीम लगाई गई, सभी 10 सीटें, जब मिल्कीपुर को भी उसमें शामिल कर लेते हैं, हालांकि उसका चुनाव टल गया है, तो अब 9 सीटें बचती हैं। तो इन 9 सीटों पर जिस तरीके से पूरी टीम लगाई गई थी, जंबो टीम थी, 30 मंत्रियों को अलग अलग जिलों का, अलग अलग सीटों का प्रभार दे दिया गया था और एक एक सीट पे 3-3 मंत्री दिखाई दे रहे थे। वहां पे खुद मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, अलग अलग 2 सीटें उनके हिस्से में आती हैं और वो जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं, जीता के हम लाएंगे बीजेपी के उम्मीदवारों को, कमल हम खिलाएंगे। तो ऐसी जिम्मेदारियां लेना, और फिर जिम्मेदारियां वो तब लेना जब लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिल गई हो, उम्मीदें बिल्कुल धराशायी हो गई हो, जो लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार के बनाने
आत्मविश्वास सपना है, से वो भरपूर नजर आ रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। अखंड बने रहिएगा, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। इसी बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली जीत से उत्साहित इंडिया गठबंधन एक बार फिर ताकत दिखाने के मूड में है। उपचुनाव में भले ही कांग्रेस एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही हो, लेकिन प्रचार में एकजुटता साफ तौर पर देखी जा सकती है। खबर है कि बहुत जल्द अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की संयुक्त रैली हो सकती है। तीनों नेता मंच साझा कर सकते हैं। गठबंधन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सीट बंटवारे में भले ही मतभेद रहा हो, लेकिन दोनों पार्टियां चुनाव में एकजुट है। वाराणसी में एसपी समर्थक ने एक पोस्टर लगाया है। इसमें अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण और राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया है। यह पोस्टर वाराणसी के वरुणा पुल में बनाया गया है। पोस्टर में लिखा है संकल्प 2024, लक्ष्य 2027 का, जिसको आप इस वक्त लगातार देख रहे हैं। अखंड, इस पोस्टर की भी काफी चर्चा हो रही है जो वाराणसी का इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। 2024 के उपचुनाव का जिक्र किया जा रहा है, 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया जा रहा है। यानी कि संदेश साफ है कि आने वाले वक्त में जो 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा वो भी साथ मिलकर ही इंडिया अलायंस लड़ेगा, उसमें कोई भी हिचक नहीं होगी इनको। देखिए, दावे तो यही किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। अलग इस वजह से भी क्योंकि यही समाजवादी पार्टी है जिसे तय करना था कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें वो कांग्रेस के लिए छोड़ रही है। कांग्रेस कम से कम 5 सीटें चाह रही थी, वो 3 पे भी मानने को तैयार थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2 ऐसी सीटें छोड़ी कांग्रेस के लिए जहां कांग्रेस को लगता है कि तयशुदा हार है वहां पे। तो ऐसे में वो 2 सीटों पे कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। गठबंधन की बात अगर उत्तर प्रदेश के सरहद से बाहर ले जाएं, दूसरे प्रदेशों में ले जाएं, तो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे वो कर्नाटक रहा हो, इन सभी राज्यों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं चल पाया। अब उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनावों में दोहराने की जो जद्दोजहद है, ये नारों में जरूर दिखाई दे रही है, ये जिद नारों में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो दोनों ही के कार्डर में या ऊपरी स्तर पे अगर देखा जाए प्रदेश स्तर के नेताओं में ये सामंजस्य बनता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। अभी भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई ज्वाइंट मंच नहीं अभी तक सजा है। जी बिल्कुल, इंतजार हो रहा है कि क्या सच सकता है, इसी को लेकर लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। शुक्रिया अखंड जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर राजनीति गर्म होती नजर आ रही है। एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने बिना नाम, किसी का भी नाम लिए बिना ये कह दिया कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा। ये शिव, साहू और अंबेडकर का प्रदेश है। हमारे प्रदेश की तुलना किसी और प्रदेश से नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र ने कभी भी सांप्रदायिक भेदभाव को स्वीकार ही नहीं किया है। योगी से पहले पीएम मोदी ने भी कहा है कि हिंदू एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सवाल ये है कि क्या अजीत पवार अलग राह पर चल रहे हैं? क्या महायुति गठबंधन में बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर विवाद है? क्या अजीत पवार गठबंधन से अलग राह पकड़ चुके हैं? पहले अजीत पवार ने बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक को टिकट दिया था। शरद पवार पर सदाभाऊ के बयान पर भी अजीत ने नाराजगी जाहिर की है। अब बटेंगे तो कटेंगे नारे पर ऐतराज जता दिया है। क्या दर्शाता है? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता नजर आ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे पर अजीत पवार ने क्या बयान दिया है, जिसको लेकर सवाल उठने लगे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है या नहीं। कुणी असं तुला कुणी सांगितलं मुस्लिम समाजाला? बघ, तू काहीतरी अजून त्याच्यात काड्या घालायचं काम करू नको। मी आपल्याला पत्रकार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत महाराष्ट्राला सांगतो, महाराष्ट्र हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। त्याच्यामुळं बाहेरचे लोक येतात, ते त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात, परंतु महाराष्ट्राने हे कदापि मान्य केलेलं नाही। हा आजपर्यंतचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा इतिहास आहे। दादा, तुम्ही बारामतीत फिरतात, यावेळेस लीड किती असेल?
दरअसल सीएम योगी ने महाराष्ट्र में रैली के दौरान कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसी को लेकर ये पूरा वाद विवाद जो है वो लगातार चलता नजर आ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मुंबई से जुड़े हुए, सीधा अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जहां उत्तर प्रदेश में योगी के इस बयान को लेकर लोग समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है, वहीं अजीत पवार क्या विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं महायुति में रहकर भी। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ऐसे बयान महाराष्ट्र में नहीं चलते हैं, और ये पहली ऐसी बार नहीं है जब अजीत पवार ने महायुति के अगेंस्ट जाकर कोई कदम उठाया है। उनके बयानबाजी हो, उनका सॉफ्ट कॉर्नर शरद पवार के लिए रहा हो, सुप्रिया सूले के लिए रहा हो, या फिर खुद नवाब मलिक को टिकट देने को लेकर रहा हो, कई ऐसे इंस्टेंसेस है जहां पर अजीत पवार पार्टी लाइन से थोड़े डिफर नजर आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल मैं उसी बात को लेकर आगे जाऊंगा जो आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार में रहकर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं अजीत पवार। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हो रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार में आप देखिए, अगर हम उस भाषा में कहें, मलाई भी खा रहे हैं या सरकार में रहे और इतने साल तक आप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जब बात आती है बारी तमाम बयानों की या फिर कहें साथ मिलकर चलने की, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, हमको यह बात पसंद नहीं है। तो जनता सब देखिए, सब समझ रही है, जनता सब जान रही है कि महाराष्ट्र की सरकार किस तरीके से चल रही है और महाराष्ट्र में क्या राजनीति में क्या चल रहा है। देखिए बात तो साफ है कि 6 नवंबर, देखिए जो घटना हुई है, जो योगी आदित्यनाथ जब 6 नवंबर को महाराष्ट्र के वासी में जब आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, पहला विधानसभा को लेकर चुनाव प्रचार था उनका, उस दौरान ही उन्होंने अपने बयान में, अपने रैली में बटेंगे तो कटेगा, उन्होंने फिर जुमला जो उनका है नारा फिर सबके सामने रखा और यह तालियां बजवाई और कहने का प्रयास किया कि सब एक रहेंगे। और एक जो बीजेपी का जो कह सकते हैं जो एजेंडा है कि हिंदुत्व को एक साथ करना, वह कह के उस पर काम करने का उन्होंने बड़ा एक हथौड़ा मारने का काम महाराष्ट्र में किया। लेकिन अब चूंकि इस पूरे मामले को लेकर जाहिर सी बात है, जो गठबंधन, जो महागठबंधन महाराष्ट्र में है, जिसे महायुति कहते हैं, एनडीए है, इसमें ही कह सकते हैं आपस में बवाल मच गया है। और साफ साफ देखिए, खुले तौर पर, अब देखिए भले ही नाम ना लिया हो लेकिन सवाल पूछा गया था उनको, उसी बात को लेकर योगी आदित्यनाथ वाले ही सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है। तो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्होंने साफ साफ नाराजगी जताई है और साफ साफ कह रहे हैं कि आपके राज्य में कुछ होता होगा उसे अलग होता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलता है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें एक साथ रहकर चलने को सिखाया है। यहाँ पर इस तरीके से छत्रपति साहू जी महाराज या फिर साहू फूले अम्बेडकर का राज्य महाराष्ट्र कहा जाता है, संतोष भूमि महाराष्ट्र कहा जाता है, और इस राज्य में इस तरीके से भाषा नहीं चलेगी। एक उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है, देखिए बात निकली है, बहुत दूर तक जाएगी आने वाले समय में। देखिए जो आपने हर राज्य की अपनी अपनी बातें होती है और अपनी अपनी भाषा होती है, उसी भाषा को आगे बढ़ाते हुए अजीत पवार ने बोल तो दिया है, लेकिन इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। अभिषेक, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अजीत पवार ने बटेंगे तो कटेंगे नारे से किनारा कर लिया है। उधर पीएम मोदी ने आज एक बार फिर कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र के धुले में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों को बांटने का काम कर रही है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सुनिए। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहें, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है।